वेलकम टू सुपरमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, क्वालिटी रिव्यू, जिसमें एक कॉन्सेप्ट कौन सा है, पीयर रिव्यू। तो अभी जो हमको स्टार्ट करना है, जिस टॉपिक से हमें इस लेक्चर को स्टार्ट करना है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब बस अपने बुक में मार्क करते जाओ। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप एक बार मैसेज मेल कर देना, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। पहला है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने सर्विसेज को बहुत अच्छी तरीके से, एक बेंचमार्क होता है क्वालिटी का, एक मिनिमम क्वालिटी लेवल जो होता है, एक जो इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करती है, वो हम मीट करें। दूसरा है कि हमारे पास प्रॉपर सिस्टम्स है डॉक्यूमेंट करने का। देखो, क्योंकि अगर हम जब भी ऑडिट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वर्किंग पेपर्स जिसे हम कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए एज एन एविडेंस हमारे डिफेंस में काम आती है। जब भी अगर हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है कि हमारी जो वर्क था वो एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं था, तो हम उससे साबित कर सकते हैं कि हमारा वर्क, हमने जो भी ऑडिट में किया है काम, वो एज पर स्टैंडर्ड्स था और बहुत अच्छी तरीके से हमने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। और तीसरा है कि एक क्वालिटी, एक मिनिमम जो क्वालिटी लेवल है वो मेंटेन करना, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। पहला है कैरिंग आउट द सर्विसेज, ठीक है। PCS इज कंप्लाइड विथ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा है प्लेस प्रॉपर सिस्टम्स है कि नहीं हमारे पास। और तीसरा है क्यों ये प्रॉपर सिस्टम्स क्यों चाहिए, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है हम अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं, वो है बेनिफिट्स ऑफ पीयर रिव्यू। आपके हिसाब से क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, जो पीयर रिव्यू, जो प्रैक्टिस यूनिट हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, प्रैक्टिस यूनिट क्या होता है। जो प्रैक्टिस यूनिट है उसके लिए काम आता है, वो अपने क्लाइंट्स को ये दिखा सकता है कि वी आर पीयर रिव्यूड प्रैक्टिसिंग यूनिट। और इससे उनके क्लाइंट में भी एक विश्वास होता है कि ये जो यूनिट है, ये जो फर्म है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर हमारे सिस्टम्स में कुछ गलती है तो उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई भी करेक्टिव मेजर्स, अगर डेफिशिएंसीज नोट होती है, जो भी रिव्यूअर है उस वो हमें बताता है कि आपके सिस्टम में ये सो एंड सो डेफिशिएंसीज है, आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं करते हो, आपका क्वेश्चनर प्रॉपर नहीं होता, आपका कम्युनिकेशन चैनल अच्छा नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से कोई कुछ कुछ पॉइंट्स के को लेकर हमें ये बताया जा सकता है, हमें ये एडवाइस किया जाता है, गाइड किया जाता है कि आप ये कमियां हैं, आप उसे ठीक करो। फिर कि अगर और पीयर रिव्यू जो सर्टिफिकेट होता है, वो एक क्रेडिबिलिटी, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्लाइंट्स की नज़र में ये क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव करता है कि हमारी जो फर्म है वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर है कि since a Chinese wall exists between the peer review process and the disciplinary proceedings, the PU will benefit from peer review without any apprehension of any disciplinary proceedings. देखो, आप सबको पता होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक डिसिप्लिनरी बोर्ड होता है। अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है बाय द इंस्टीट्यूट, बाय द ICSI, ठीक है। तो उसी लिए तो आप, कई बार क्या होता है, देखो जैसे एक पीयर रिव्यूअर ने हमारा पीयर रिव्यू किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसने कुछ कुछ कमियां बताई कि सर आपके सिस्टम में ये कमियां हैं। तो आप बोले ठीक है, हाँ चलो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन ऐसे में आपके आपके मन में डर भी हो सकता है कि आप कहीं ये सब कमियां, हमारे जो सिस्टम्स की डेफिशिएंसीज है, वो कहीं रिव्यूअर हमारे इंस्टीट्यूट को ना बता दे। अगर वो बता देता है तो हमारे ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बिल्कुल उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पीयर रिव्यू का एक प्रोसेस के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, एक चाइनीज़ वॉल है जिसे हम कहते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है। क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि पीयर रिव्यू जो प्रोसेस है और जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, वो बिल्कुल अलग है। उनमें यहाँ का जो एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं एज अ पीयर रिव्यूअर, वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। आपको आपकी कमियों की वजह से आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। फिर है क्लाइंट्स ऑफ, हाँ
ये भी हमने देख लिया कि क्लाइंट्स में एक कॉन्फिडेंस आता है, बेनिफिट होता है कि पीरियोडिकली रिव्यूड है अगर ICSI से। ठीक, स्कोप क्या है? स्कोप हम अंडर द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, हमने पहले डिस्कस किया था। अटेस्टेशन सर्विसेज चेक की जाती है। तो ये अब अटेस्टेशन सर्विसेज कहाँ, कौन कौन सी, कहाँ कहाँ की, तो ये हमारे कुछ इंस्टेंसेस है। एज अ CS हम क्या क्या काम क्या क्या हम अटेस्टेशन सर्विसेज करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर पीयर रिव्यू के प्रोसेस में चेक किया जाता है। बिल्कुल, तो देखते हैं आगे, बाय वन पॉइंट वाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पहला है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कौन सा सेक्शन है? 92, करेक्ट। और ये फॉर्म कौन सा है एनुअल रिटर्न का? MGT 7। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ये भी कौन सा एनुअल रिटर्न है, तो वाजिब सी बात है कि 92 ही है, और इसका फॉर्म है MGT 8। तो हम इसे याद कैसे करेंगे मैम, आप ये बताओ, क्योंकि पढ़ तो हम भी रहे हैं, लेकिन याद मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि हम एग्ज़ाम में कैसे रिटेन करें, और वही बच्चों को प्रॉब्लम आती है पूरे CS प्रोफेशनल के कोर्स में, बल्कि पूरे CS के कोर्स में। क्योंकि देखो, जहाँ आपका प्रैक्टिकल आता है वो चीज़ें आपको रिटेन, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो अपने हाथों से, तो आपको रिटेन करने में ईजी रहता है। लेकिन ये थ्योरी है, तो यहाँ आपको मुश्किल आती है, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, बल्कि हमें इसे रेक्टिफाई करना, हमें इसे इसके आगे जाना। तो आप पहले ऐसे मार्क करो कि ये पॉइंट्स है एनुअल रिटर्न के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप इसको ना डिफ्रेंशिएट करोगे, क्लब करोगे, जो कॉमन पॉइंट्स है, जैसे ये एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है, तो आप ये दोनों पॉइंट्स को याद करोगे कि हाँ, एनुअल रिटर्न में एक पॉइंट था MGT 7, MGT 8। MGT 7 में हम साइन करते हैं, MGT 8 में हमारा सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और MGT एनुअल रिटर्न का तो हमको सेक्शन पता ही है, सेक्शन 92, करेक्ट। तो उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 204। हमारा जो मेन सेक्शन है सेक्रेटेरियल ऑडिट को जो गवर्न करता है वो है सेक्शन 204। तो जब हम सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करते हैं वो भी अटेस्टेशन सर्विसेज में ही आता है। फिर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफर इन कंप्लायंस, ये सेबी LODR के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये जो सेबी LODR का रेगुलेशन 40 है, उसमें जो हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफर, देखो जो LODR का से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो हम फंडिंग में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 है जो बेसिक, बहुत अच्छा चैप्टर है, हम लोग करेंगे, और आपको चिंता की करने की कोई बात नहीं है। ये सारे जो टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो, बस कुछ टाइम दो, वील बी अपलोडिंग इट रेगुलरली, ओके। फिर है ई पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, आपको याद होगा ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन भी हम करते हैं, आपको एथिक्स में भी इसका जिक्र रहेगा, सभी में भी जिक्र आएगा, ये सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं, ठीक। फिर है कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आई होप आप सबको पता होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो हमें जैसे शेयर खान हो गए, वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। सॉरी, शेयर खान इज अ ब्रोकर, नॉट अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक। फिर है compliance certificate regarding compliance of conditions of corporate governance to be annexed to directors report। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो compliance हमने किया है कि नहीं corporate governance का, उसके बारे में भी हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं जो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ अटैच होके जाता है, और ये कहाँ मांगा गया है? सभी LODR रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, इवेंचुअली आप ये बहुत जगह रिपीट होगा, तो आपको एक बस एक दिमाग में रखना है कि हाँ, जैसे 1-2 पॉइंट इसमें याद कर लो, बल्कि आपको याद हो जाएगा जब आप फंडिंग भी, अगर तीनों ग्रुप साथ में तैयारी कर रहे हो तो फंडिंग में जहाँ आप दोगे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, एथिक्स में पढ़ोगे आप, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सब वापस वापस रिपीट होंगे तो आपको पता हो जाएगा। However, the council and peer review board may include attestation services necessitate certification in other areas also in due course under the scope। देखो ये स्कोप को ऑब्वियस सी बात है, जैसे हर एक लॉ में एक
एंसिलरी प्रोविजन रहता है कि इन एनी अदर एरियाज एज द गवर्नमेंट में डीम फिट, जो भी ज़रूरत, चेंजिंग टाइम्स है ना, तो जहाँ पे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो इंस्टीट्यूट ये पावर हमेशा अपने पास रहती है। इंस्टीट्यूट जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा पावर रखती है कि कभी भी जो चेंजेस की ज़रूरत होगी तो हम उसको अटैच कर लेंगे, हम उसको उसमें अमेंडमेंट्स ला देंगे। तो अब ये अब एक इंस्टेंस है, recent amendments recent amendments and guidelines for mandatory peer review for entering certain professional services, ठीक है। recent amendments and guidelines for mandatory peer review for rendering certain प्रोफेशनल सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज भी है जहां आपको मैंडेटरीली पेयर रिव्यू करवाना होगा, तभी उसके बाद ही आप ये सारे सर्विसेज दे पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The ceiling on the number, just a second, we'll change the color of the highlighter. The ceiling on number of annual secretarial compliance reports to be issued by PCS is 5. आप 5 ही रिपोर्ट्स इशू कर सकते हो, आपको पता होगा, प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीज़ें बताई गई है। इंडिविजुअली पर पार्टनर, अगर आप इंडिविजुअल है तो 5 ही कर सकते हो, अगर पर आपके पास 10 पार्टनर्स है तो 5 into 10 50 in each financial year, and an additional limit of 5 secretarial compliance reports individually per partner in case। देखो, जिस फ़ायदे की हम बात कर रहे थे वो है ये, अगर आपका पीयर रिव्यूड है तो आप 5 नहीं, आप कितने कर सकते हो, 5 + 5, अब 10 पर पर्सन, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल है, सिर्फ आप सिंगल, आप बस खुद अकेले प्रैक्टिस करते हो, आप कोई भी फर्म बना के पार्टनरशिप फर्म के साथ नहीं काम करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर पीयर रिव्यू करवाने के बाद आप 5 नहीं 10, कितने, 5 नहीं 10 रिपोर्ट्स साइन कर सकते हो, कंप्लायंस रिपोर्ट्स। क्लियर है? आगे बढ़े, ये बहुत सिंपल था। The council has approved the recommendations of peer review board making peer review mandatory for entering certain professional services। कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जहां मैंडेटरी किया गया है, अगर आपको ये सर्विस देनी है तो आपको पीयर रिव्यू करवाना होगा, जैसे secretarial audit, secretarial compliance reports under LODR and due diligence reports for किसके लिए, बैंक्स के लिए। and it has been decided to issue the following guidelines। क्या गाइडलाइंस, उस चीज़ को फुलफिल करवाने के लिए क्या गाइडलाइंस इशू की गई है, ये आप बहुत अलग अलग जगह पढ़ोगे, इसको एक साथ क्लब करके आपके सामने रख दिया गया है ताकि आपके लिए ईजी हो। सेक्रेटेरियल ऑडिट, एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट अंडर LODR में जो आप देते हैं, पर मार्केट कैपिटलाइजेशन टू बी अंडरटेकन ओनली बाय पीयर रिव्यूड PCS। ये है फायदा। क्या आप अब तक सोच रहे होगे क्या ज़रूरत है, पीयर रिव्यू एक काम ही है, वो करवाने की क्या ज़रूरत है, ये है फ़ायदा, उसको यहाँ पे लिख लो, फ़ायदा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है कि अगर आपने पीयर रिव्यू करवाया है तो आप उनकी ऑडिट कर सकते हो वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट, annual secretarial compliance report under SEBI LODR of 500 companies as per market capitalization। ये क्या था, 2020 के बारे में बात की गई, ये क्या है, 2021 के बारे में बात की गई। देखो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ टॉप 500 की टॉप 1000 किसके बारे में बात की गई है, April 1st 2020 में। जितना मुझे लगता है ये ऑफिस, ये 100% ये चीज़ें डिफ़र की गई होंगी क्योंकि अभी जो सिचुएशन है। और नेक्स्ट टॉप 500 कंपनीज की अगर आपको ऑडिट करना है, सेक्रेटेरियल ऑडिट, तो ये कब से, ये अमेंडमेंट कब से इफेक्ट में आएगा, 1 अप्रैल 2021, ठीक है। सेक्रेटेरियल ऑडिट ये एक चीज़, एक ही बात की गई है। आप क्या करना, देखो यहाँ लिखना secretarial audit report 100 companies, 500 companies, and this is all listed companies, and this is all listed companies। और ये डेट लिख देना 1/4/20, 1/4/21, and the third one is 1/4/22।
देखो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके लिए लास्ट टाइम में रिविजन करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक दिन भी नहीं मिलता आपको रिवाइज करने के लिए अगर आप तीनों ग्रुप साथ में दे रहे हो। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। Secretarial of audit of all companies to be undertaken only by peer reviewed PCS, मतलब आज से 3-4 साल बाद आप अगर एक peer reviewed PCS हो तभी आप secretarial audit कर सकते हो कंपनीज की। Issuance of diligence report for banks in case of consortium lending multiple bank arrangements to be undertaken only by peer reviewed PCS। कंसोर्टियम आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे आप सुनते हो कि माल्या ने 10,000 करोड़ का लोन लिया, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बैंक ने दिया होगा, SBI ने ही दिया होगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या करती है, बैंक्स क्या करती है कि कुछ पार्ट ऑफ लोन, जैसे समझ लो कि इसने 1,000 दिया, HDFC ने 500 करोड़ दिया, बिल्कुल इसी तरीके से फिर कोटक ने, फिर और कौन सा ICICI, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे बैंक्स एक साथ आती है और फिर जाके लोन देती है ऐसे कंपनीज को, ऐसे पर्सन्स को, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंसोर्टियम। अब ये बात आ गई, मैम बहुत हमने डिस्कस कर लिया फ़ायदा नुकसान, क्यों करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। अब बताइए कौन कर सकता है पीयर रिव्यू? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब आप तो ये बताइए कि कौन कर सकता है? आप बताओ, कोई भी, क्या हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम किसी को भी अलाउ कर दें कि हमारी फॉर्म में आए और कुछ भी चेक करके चले जाए? बिल्कुल नहीं। वो पर्सन, पहली बात तो एक कंपनी सेक्रेटरी हो, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारा पीयर ही, देखो क्योंकि नाम ही है क्या, पीयर रिव्यू। पीयर मतलब सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक लेवल का बंदा, तो वो सेम पर्सन, सेम लेवल का पर्सन होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन, सेम कैपेबिलिटीज, तभी ना वो आपका ऑडिट कर सकता है। क्या एक साइंस फील्ड का पर्सन आकर आपको ऑडिट कर ले? कोई इंजीनियर आपका एज अ कंपनी सेक्रेटरी को ऑडिट कर सकता है? समझ ही नहीं आना, हमको उनका नहीं आएगा, उनको हमारा नहीं आएगा। तो इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी एक हमारा जो कलीग होगा उसको, कलीग एज इन सेम, हाँ, इंस्टीट्यूट मेंबर, मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका मेंबर, वो कर सकता है ऑडिट। फिर क्या अभी जैसे आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप ऐसा सोचोगे चलो सही है, ये भी एक अच्छा काम है क्योंकि इसमें पैसे तो मिलना ही है, रेम्यूनरेशन तो मिलना ही है, तो हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स का जाके पीयर रिव्यू कर देंगे। अभी जैसे हम क्वालिफाई करेंगे दिसंबर में, तो एक बात बताओ, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है कि आप उतने एस्टैब्लिश्ड कंपनी सेक्रेटरीज का आप पीयर रिव्यू कर सको? बिल्कुल नहीं। वो 10 साल 20 साल की प्रैक्टिस है उनकी, वो मार्केट में आपकी जितनी एज है उतना उनको टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो क्या वो अलाउ कर देंगे कि क्या आप, एक बच्चा आके हमारा ऑडिट पीयर रिव्यू करके जाए? नहीं। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सी एक कंडीशन है कि 10 साल प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए, मतलब आपको मेंबरशिप मिलने के बाद से 10 साल आपने प्रैक्टिस किया हुआ हो। और दूसरा है, प्रैक्टिस कैसे किया हुआ हो, कंपनी सेक्रेटरी की तरह, ठीक है, मतलब आपका क्वालिफिकेशन हो कंपनी सेक्रेटरी, तभी हम आपको अलाउ कर सकते हैं पीयर रिव्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट है पीयर रिव्यूअर्स अप्रोच, और फिर है क्वालिटीज़, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, फिर पीयर रिव्यू का क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको पूरा का पूरा, जैसे आप देख रहे हो पीयर रिव्यू प्रोसेस के लिए हमने एक फ्लो चार्ट देखना है, उसके बाद आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है। और आगे जैसे आप देख रहे हो कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ टेक्निकल है, तो उसको, उसके लिए आपको नोट्स में ही हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। आपको चाहिए होगा तो मुझे मेल कर देना, मैं आपको दे दूँगी। तो ये हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा कौन सा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाय।